पंजाब में इस वक्त जो हालात हैं उन्हें अभूतपूर्व कहना शायद कम ही होगा। हाँ बिल्कुल। 9 जिले पूरी तरह पानी की चपेट में और 1000 से ज्यादा गांव। हाँ। अगर सटीक आंकड़ा देखें तो 1018 गांव पानी में डूबे हुए हैं। 1018 गांव, ये बहुत बड़ी संख्या है। और अंदाजा लगाइए, लगभग 3 लाख एकड़ खेती की जमीन, वाह। वो भी सैलाब में है। ये एक ऐसी आसमानी आफत का मंजर है जहाँ सड़कें दिखनी बंद हो गई हैं। वो तो मतलब नदियों में बदल गई हैं। हाँ, मंजर वाकई भयावह है। आज की हमारी इस खास चर्चा का विषय पंजाब में आई यही विनाशकारी बाढ़ है जी। हम जो भी जानकारी और विश्लेषण यहाँ साझा कर रहे हैं वो आज तक की एक बहुत ही विस्तृत जमीनी रिपोर्ट पर आधारित है। अच्छा। इस रिपोर्ट में न केवल बाढ़ की स्थिति बल्कि लोगों की आपबीती, उनकी जद्दोजहद और जो राहत कार्य चल रहे हैं उसका भी बारीकी से जायजा लिया गया है। जी, तो काफी गहराई से कवर किया है उन्होंने। हाँ, हमारा मकसद भी यही है कि इस स्रोत के जरिए पंजाब में बाढ़ की असल भयावहता को समझें। मतलब इसका स्केल कितना बड़ा है, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, स्थानीय समुदाय कैसे रिएक्ट कर रहा है और बचाव कार्य कैसे चल रहे हैं। और मानवीय कहानियां भी जरूरी हैं। बिल्कुल, वही जो अक्सर आंकड़ों के शोर में दब जाती हैं लेकिन इस आपदा का असल चेहरा दिखाती हैं। तो चलिए इस स्थिति की गहराई में उतरते हैं। जी। सबसे पहले इस आपदा के पैमाने और विस्तार को समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है? हाँ, तो रिपोर्ट के मुताबिक गुरदासपुर, अमृतसर का अजनाला तहसील, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिलका, मोगा, कपूरथला, होशियारपुर और पठानकोट, ये 9 जिले मुख्य रूप से इसकी चपेट में हैं। 9 जिले, और जैसा हमने शुरू में कहा 1018 गांव पानी में। ये संख्या ही अपने आप में चौंकाने वाली है। बिल्कुल, और इसमें एक अजीब सी विडंबना भी है, जैसा आप कह रही थी। हाँ, कि जो किसान, जो अन्नदाता पूरे देश का पेट भरने के लिए जाना जाता है, हाँ। आज वो खुद पानी की इस मार के आगे मतलब पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। सही बात है, उसकी अपनी फसलें, उसका घर, सब कुछ पानी में है। और इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? मतलब सिर्फ बारिश है या कुछ और भी? देखिए, रिपोर्ट जो इंगित करती है वो दोहरा कारण है। एक तो जबरदस्त मानसूनी बारिश, वो तो है ही। हाँ। और दूसरा, नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पानी छोड़ना पड़ा। अच्छा, नदियों से छोड़ा गया पानी? हाँ, रिपोर्ट खास तौर पर 2 नदियों का जिक्र करती है, रावी और सतलुज। रावी का असर डेरा बाबा नानक के पास ज्यादा है और सतलुज का फिरोजपुर और फाजिलका के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां ज्यादा दिख रहा है। तो मतलब पीछे से पानी आया पहाड़ों से या पड़ोसी राज्यों से? हाँ, रिपोर्ट यही इशारा करती है कि भारी बारिश की वजह से पीछे जलस्तर इतना बढ़ा कि पानी छोड़ना जरूरी हो गया और उसका सीधा नतीजा फिर इन मैदानी इलाकों में बाढ़ के रूप में सामने आया। और इसका जमीनी असर कैसे दिख रहा है, सड़कें वगैरह? असर तो बहुत भयानक है। जो तस्वीरें और विवरण है रिपोर्ट में वो दिखाते हैं कि सड़कें तो पूरी तरह गायब हैं। बाप रे। कई जगहों पर वो नदियों जैसी बन गई हैं। फिरोजपुर के पास गट्टी राजो के जैसे कुछ सीमावर्ती गांवों का जिक्र है जहां रिपोर्ट के मुताबिक पानी की गहराई, आप सोचिए, 50 फुट तक पहुंच गई है। 50 फुट? जहां खेत हुआ कहते थे? हाँ, जहां कुछ दिन पहले खेत थे। कल्पना करना भी मुश्किल है। कई घर तो पूरी तरह डूब गए हैं या ढह गए हैं। और संपर्क का क्या? गांव कट गए होंगे? बिल्कुल, संपर्क मार्ग कट जाने से अनेक गांव बाकी दुनिया से लगभग कट चुके हैं। ये जमीनी हकीकत तो वाकई दिल दहलाने वाली लग रही है। अजनाला और गुरदासपुर के बारे में कुछ खास जिक्र है रिपोर्ट में? हाँ है। अजनाला और गुरदासपुर के इलाकों से जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि कई रिहायशी इलाकों में भी 8 से 10 फुट पानी भर गया है। घरों के अंदर? हाँ, घरों में। लोग अपने घरों की ऊपरी मंजिलों पर या छतों पर शरण लिए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि बहुत से लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने से हिचक रहे हैं। क्यों? मतलब मदद नहीं पहुंच रही या वो जाना नहीं चाहते? दोनों बातें हो सकती हैं, पर एक बड़ी वजह जो रिपोर्ट में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताई, और ये बहुत आम भावना है शायद, वो है माल डंगर सारा उधर है। अच्छा, मतलब पशुधन और घर का सामान? हाँ, उनका मतलब है कि उनके गाय, भैंस, बकरियां और घर का जरूरी सामान सब वहीं फंसा हुआ है। वो उसे छोड़कर कैसे आ जाएं? ये तो बहुत मुश्किल दुविधा है। एक तरफ जान है, दूसरी तरफ पूरी जिंदगी की कमाई। बिल्कुल, और ग्रामीण इलाकों में पशुधन सिर्फ संपत्ति नहीं होता, वो परिवार के सदस्य की तरह होता है। उन्हें इस तरह छोड़ देना उनके लिए भावनात्मक रूप से भी बहुत कठिन है। तो फिर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आने जाने के लिए? रिपोर्ट बताती है कि ऐसी जगहों पर जहां सड़कें पूरी तरह गायब हैं, ट्रैक्टर ही एकमात्र साधन बचा है आने जाने का, या थोड़ी बहुत मदद पहुंचाने का। पर ट्रैक्टर भी कहाँ तक जाएगा पानी में? वही बात है,
ट्रैक्टर भी हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या रिपोर्ट में कुछ खास गांवों की स्थिति पर और रोशनी डाली गई है? हाँ, गुरदासपुर के गग्गूमॉल गांव का जिक्र है जो बुरी तरह प्रभावित है। इसी तरह डेरा बाबा नानक इलाके के 40 से ज्यादा गांव बताए गए हैं बाढ़ की चपेट में। 40 से ज्यादा? हाँ, इन गांव में स्थिति खास तौर पर चिंताजनक है क्योंकि ये रावी नदी के बिल्कुल किनारे बसे हैं और नदी का पानी सीधा इनमें घुस गया है। घरों का निचला हिस्सा तो पूरा पानी में डूबा है। इसका लोगों के मन पर क्या असर पड़ रहा होगा? ये अनिश्चितता। असर तो बहुत गहरा पड़ रहा होगा। सामान्य जीवन तो पूरी तरह ठप भी है। स्कूल बंद, बाजार बंद, खेती का काम रुका हुआ। लोगों के मन में डर है, आगे क्या होगा ये चिंता है। और रिपोर्ट में कुछ दुखद घटनाओं का भी जिक्र है जो सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की टीम ही सबसे बड़ा सहारा होती है ना। बिल्कुल। तेज बहाव स्रोत के अनुसार सेना और एनडीआरएफ के जवान दिन रात बचाव चिंताजनक हैं। वे मानसा जिले में लगातार बारिश के कारण हेलीकॉप्टर घर की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत की पुष्टि हुई है और उन तक बताती जरूरी सामान खासकर राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुश्किल और दिल दुखाने वाली परिस्थितियों के बीच है कि सेना और एनडीआरएफ के साथ-साथ की किरण भी नजर आ मदद में जुटे हैं। समुदाय कैसे रिएक्ट कर रहा है? ट्रैक्टरों से लोगों को निकाल रहे हैं, खाना पानी पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये सामुदायिक एकजुटता का बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, स्रोत में कुछ स्थानीय लोगों के हवाले से ये बात भी कही गई है कि शायद कुछ अंदरूनी इलाकों में सरकारी मदद न देखने को मिल रही है, थोड़ी देरी हुई, असाधारण है। तो इसके चलते लोगों ने खुद ही जोर देने की मदद करनी। गुरुद्वारों की भूमिका तो अहम होगी इसमें। बिल्कुल केंद्रीय है। इस बीच राजनीतिक स्तर पर भी कुछ हलचल दिख रही है। सांसद, मंत्री, विधायक वगैरह प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, हजारों लोगों के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा बल्कि बीएसएफ के अपने जवानों के लिए भी बड़ा से अपील की है जिनकी सीमा पीड़ितों की मदद के लिए अपनी एक उन्हें भी गुरुद्वारे में शरण लेनी पड़ी। एक अच्छी पहल। अच्छा, और बीएसएफ के जवान भी मदद की अपील की गई है। ये सेवा की भावना सिर्फ गुरुद्वारों तक सीमित नहीं है, आम लोगों में भी जिक्र है। कूट-कूट कर भरी है। ये उन किसानों के लिए थोड़ी राहत की बात हो सकती है जिनके मवेशी बच गए हैं, लेकिन उनके पास खिलाने को कुछ नहीं है। लोहे का बर्तन होता है। यहाँ स्थिति में लोगों की नाव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे स्रोत में सुरक्षित निकालने के लिए व्यक्ति के शब्दों से शायद सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। और एक और कहानी तो मतलब इंसानियत माल तो चलो जो नुकसान हो गया जिसका अपना घर भी प्रभावित है, वो कहीं से मदद लेने के बजाय खुद अपने घर से गुड़ जान बचानी है, दूध का इंतजाम करके लाया। तो ये भावना किनारे राहत कार्य में लगे लोगों और जरूरतमंदों के लिए चाय बनाकर पिला रहा है। एक सिरा जैसा हमने शुरू में कहा, सामुदायिक आत्मनिर्भरता की भावना से भी जुड़ता है। ये वाकई पंजाब की भारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। सीधा असर पंजाब पर पड़ रहा है। लेकिन आपदा की स्थिति में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि कई बार जब सरकारी मदद पहुंचने में देरी होती है या वो अपर्याप्त लगती है, तो यही सामुदायिक एकजुटता एक तरह से लाइफलाइन बन जाती है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं रहती, बल्कि आपदा प्रतिक्रिया का एक बहुत जरूरी और प्रभावी तंत्र बन जाती है। हाँ, वो कहावत खाली हाथ किसी को नहीं भेजते यहाँ सचमुच जीती जागती दिख रही है। बिल्कुल, ये न केवल भौतिक सहायता देती है बल्कि लोगों का हौसला भी बढ़ाती है। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ बाहरी मदद पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि खुद भी आगे बढ़कर एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। लेकिन सरकारी और संस्थागत स्तर पर भी तो प्रयास चल रहे होंगे, एनडीआरएफ, आर्मी वगैरह। रिपोर्ट उनके बारे में क्या बताती है? हाँ, बिल्कुल। सरकारी एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। रिपोर्ट एनडीआरएफ, भारतीय सेना, वायुसेना और बीएसएफ के जवानों के प्रयासों का उल्लेख करती है। एयरफोर्स भी? हाँ, वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टरों ने फिरोजपुर और माधोपुर के पास के इलाकों में फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया है। इसके विशेष अभियानों का जिक्र है रिपोर्ट में। ये तो काफी मुश्किल ऑपरेशन रहे होंगे, नीचे इतना पानी। बहुत चुनौतीपूर्ण रहे होंगे। और बीएसएफ के जवान भी, जिनकी खुद की चौकियां पानी में हैं, वो भी स्थानीय लोगों की मदद में लगे हैं। स्थानीय प्रशासन या नेताओं की तरफ से क्या चल रहा है? रिपोर्ट में अजनाला के स्थानीय सांसद गुरजीत सिंह ओजला का जिक्र है। वो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते देखे गए और उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में सबसे अपील की कि राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट हों। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसके साथ ही रिपोर्ट फिरोजपुर के गट्टी राजो के जैसे जो बुरी तरह प्रभावित सीमावर्ती इलाके हैं, वहां से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने लाती हैं। वहां लोग क्या कह रहे हैं? वहां कई लोगों ने महसूस किया कि सरकारी मदद या तो नाकाफी है, मतलब पर्याप्त नहीं है, या फिर उन तक पहुंचने में बहुत देर हुई। कुछ लोगों की शिकायत थी कि उन्हें समय पर नाव या जरूरी रसद नहीं मिली। ये अक्सर होता है ऐसी आपदाओं में, समन्वय की कमी या स्केल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर फैली आपदा में राहत कार्य का मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अलग अलग एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन, सही टाइम पर सही जगह रिसोर्स पहुंचाना और इतने सारे प्रभावित लोगों तक पहुंचना, ये सब बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं। हाँ, बात तो सही है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। अच्छा,
क्या मांग की गई है उसमें? उसमें केंद्र सरकार से जो पेंडिंग आपदा राहत फंड है, करीब 60 करोड़ का जिक्र है, उसे तुरंत जारी करने की मांग की गई है ताकि राहत कार्यों को ठीक से चलाया जा सके। और किसानों के लिए मुआवजे की बात भी है, उनका तो नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, मुख्यमंत्री ने पत्र में किसानों की फसलों के भारी नुकसान का जिक्र करते हुए उनके लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की भी मांग की है। साथ ही इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी अपील की गई है। राष्ट्रीय आपदा? हाँ, ये मांग स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोग और नेता उठा रहे हैं। उनका मानना है कि नुकसान का पैमाना इतना बड़ा है कि इसे राष्ट्रीय स्तर की आपदा माना जाना चाहिए ताकि केंद्र से और ज्यादा मदद मिल सके। तो इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है? अभी तक की जानकारी के अनुसार नहीं। देखिए, हम यहाँ किसी भी मांग या प्रतिक्रिया का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसे निष्पक्ष रूप से बता रहे हैं कि जमीनी स्तर पर और सरकारी स्तर पर क्या चल रहा है और क्या मांगे उठ रही हैं। राहत की प्रभावशीलता पर, जैसा हमने कहा, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रिपोर्ट में दर्ज हैं। इन सब आंकड़ों और सरकारी प्रतिक्रियाओं के बीच वो जो व्यक्तिगत कहानियां होती हैं ना, वो अक्सर ज्यादा असर करती हैं। वो नुकसान की असली तस्वीर दिखाती हैं। क्या रिपोर्ट में ऐसी कुछ कहानियां हैं? हाँ, हैं। और यही कहानियां इस आपदा के मानवीय पहलू को सबसे ज्यादा सामने लाती हैं। रिपोर्ट फिरोजपुर के गट्टी राजू के गांव की कुछ बहुत ही मार्मिक कहानियों का जिक्र करती है। जैसे? श्रवण नाम के एक व्यक्ति का घर पूरी तरह ढह गया है। रिपोर्ट में एक तस्वीर का जिक्र है जहां ढही हुई छत के मलबे के बीच एक पंखा अब भी लटका हुआ है। ओह! जैसे वो उस तबाही का अकेला गवाह हो जो कुछ घंटे पहले वहां आई थी। सोचकर ही सिहरन होती है। बिल्कुल। और भी लोगों की कहानियां होंगी ऐसी। हाँ, प्यारो देवी नाम की एक महिला और उनके परिवार की चिंता बताई गई है। उनका घर बह गया है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपना आशियाना दोबारा कैसे बनाएंगे, कहाँ रहेंगे। रंजीत कौर जैसी कई महिलाएं हैं जो रिपोर्टर के सामने मुआवजे के लिए लगभग रोते हुए गुहार लगा रही हैं। उनका सब कुछ पानी में बह गया, घर, सामान, शायद थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी। ये सुनना ही बहुत दुखद है। हाँ, ये कहानियां सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, लेकिन ये हजारों लोगों की पीड़ा, उनके नुकसान और भविष्य की अनिश्चितता को दिखाती हैं। ये आपदा को आंकड़ों से निकालकर व्यक्तिगत स्तर पर ले आती हैं। सही कहा। ये व्यक्तिगत त्रासदियां ही उस बड़ी सामूहिक त्रासदी का असली चेहरा है। ये हमें याद दिलाती हैं कि बाढ़ का असर सिर्फ फौरी तौर पर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर बनाना, जिंदगी को वापस पटरी पर लाना, ये एक बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया होती होगी, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। बिल्कुल।